अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करेंगे सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट आज जो है वो हम चैप्टर नंबर 6 जो है वो रीड आउट करेंगे, जो कि नर्वस सिस्टम पे कंसिस्ट करता है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट चैनल को लाइक कर दिया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें। तो स्टार्ट लेते हैं। द नर्वस सिस्टम इज़ कम्पोज ऑफ न्यूरॉन्स एंड द सपोर्टिंग सेल्स ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एंड इनेबलिंग कम्युनिकेशन विद द नर्वस सिस्टम विद इन द नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे नर्वस सिस्टम के बारे में बता रहे हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर न्यूरॉन्स आ जाते हैं और स्पोर्टिंग सेल्स आ जाते हैं। ठीक है, स्पोर्टिंग सेल्स के अंदर मल्टीपल आगे चीज़ें आ जाती हैं जिनको हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक न्यूरॉन और दूसरा स्पोर्टिंग सेल्स। ठीक है, इसका ये हमारा नर्वस सिस्टम बना होता है। अब इनका काम क्या होता है कि ये ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को। ठीक है, इम्पल्सिस क्या होती हैं कि बेसिकली ये मैसेजेस होती हैं जो कि हमारी बॉडी से ब्रेन की तरफ जाती हैं और ब्रेन से फिर बॉडी की तरफ आती हैं। ठीक है, और ये जो है ये आप कह लें कि जो है पूरी बॉडी के अंदर इनकी वजह से कम्युनिकेशन मेंटेन होता है। ठीक है, और कहता है कि इनेबलिंग द कम्युनिकेशन विद इन द नर्वस सिस्टम, और पूरा जो नर्वस सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेटेड होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन इनका जो है वो इनेबल्ड होता है, काबिल होता है इस चीज़ के कि पूरा सिस्टम जो है, जो CNS है वो पूरे सिस्टम के अंदर जो है वो जो है वर्क कर रहा होता है। फिर कहते हैं कि फाउंड इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द पेरिफेरल नर्व्स। ठीक है, अब कहते हैं कि ये जो सिस्टम है ये कहाँ-कहाँ पे प्रेज़ेंट होता है? हमारे ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और फिर पेरिफेरल नर्व्स के अंदर। पेरिफेरल नर्व्स वो हैं जो कि हमारी बॉडी की जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो है पूरी बॉडी को सप्लाई ये दे रही होती हैं। ठीक है? न्यूरॉन्स की बात करते हैं। ठीक है, न्यूरॉन के बारे में आपने देखा कि नर्वस सिस्टम का एक मेन हिस्सा है। तो कहते हैं इनका फंक्शन क्या होता है कि ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की शक्ल में जो है ना ये मैसेज ट्रांसमिट होता है। अब इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट मतलब यहाँ पे ये है कि जो जैसे हमारे पास सोडियम है, ठीक है, कैल्शियम है, पोटाशियम है, इनकी शक्ल में जो है ना एक मैसेज ट्रांसमिट हो रहा होता है। ठीक है, इस वजह से हम इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कहते हैं। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो अगर हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर एक सेल बॉडी होती है। ठीक है, जो कि बिल्कुल सेंटर में लाई करती है। उसके बाद डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक है, जो कि छोटे छोटे से जो है आप कहने के जैसे ट्री की एक ब्रांचेस होती हैं, एक ट्री की ब्रांचेस होती हैं, उस तरीके से जो है ये इसकी ब्रांचेस होंगी और सेल बॉडी जो है वो सेंटर में होता है। ठीक है, रिसीव करता है सिग्नल्स को। एंड एक्सॉन्स होते हैं। ठीक है, एक्सॉन्स क्या करते हैं, ये सिग्नल्स को भेजते हैं। ठीक है, एक्सॉन्स क्या करेंगे, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो है वो मैसेज को कंडक्ट करते हैं। उसके बाद आ जाता है जी टाइप्स। टाइप्स में हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन आ जाते हैं। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है कि ये इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, लेकिन कौन सी इन्फॉर्मेशन? सेंसरी। अब सेंसरी इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है? वो इन्फॉर्मेशन जो कि हमारी बॉडी से ब्रेन की तरफ जाती है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट अगर हमारा हाथ किसी चीज़ गर्म चीज़ को लग जाए, ठीक है, तो हम फ़ौरन से हटा लेते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जब आपका गर्म हाथ लगा, तो जैसे ही लगा इतनी ही शॉर्ट टाइम में क्या हुआ, एक शॉर्ट टाइम में कि मैसेज फ़ौरन हमारे ब्रेन को गया। अब ये जो मैसेज गया है ना हमारे ब्रेन को, ये सेंसरी मैसेज है। ठीक है, सेंसरी इम्पल्स है। ब्रेन ने हमें फ़ौरन ऑर्डर किया और हमें बगैर सोचे समझे कमांड दे दी कि अपना हाथ साइड पे कर लो। हम फ़ौरन से अपना हाथ साइड पे कर लेते हैं। ठीक है, अब जब हाथ साइड पे कर लेते हैं, ये था जो मैसेज था जो कि ब्रेन की तरफ से आया, इसको हम कहते हैं मोटर इम्पल्स। ठीक है, और ये आता है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। ठीक है, तो कहता है जी सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, कैरी करती हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशन को। मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं मसल्स को, यानी कि जो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू इम्पल्स आएगी वो जाके किसके ऊपर अफेक्ट करती है, हमारे मसल्स के ऊपर करती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है, इंटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं कि ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, यानी हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो मोटर और जो सेंसरी न्यूरॉन है, इन दोनों के दरमियान में कनेक्शन होता है। ठीक है, अब ये कनेक्शन बनता है इंटर न्यूरॉन्स के थ्रू। ठीक है, कनेक्ट न्यूरॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, इनका जो कनेक्शन होता है इनको हम क्या कहते हैं, इंटरन्यूरॉन कहते हैं। उसके बाद आ जाता है जी गेलिया आ जाता है। ठीक है, जिसको ग्लाइल सेल्स भी कहते हैं। न्यूरोगेलिया के बारे में कहता है कि ये सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है न्यूरॉन्स को। ठीक है, ये मतलब इस तरह के सेल्स हैं जो कि न्यूरॉन्स की हेल्प करते हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग में। ठीक है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट नीचे एक डायग्राम दिखाई हुई है। ठीक है, न्यूरॉन्स की तो ये देखें, इसके अंदर ये जो मेन वाला है ये सेंट्रल पोर्शन है। ठीक है, इसको हम कहते हैं जी सेल बॉडी। ठीक है, अब ये जो छोटी-छोटी सी आपको ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं जो कि सेल बॉडी से निकली हुई हैं, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं जी डेंड्राइट कहते हैं। अब डेंड्राइट के बाद जो है ये नीचे आप देखें लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आ रहा है, इसको हम एक्सॉन कहते हैं। ठीक है? अब ये जो एक्सॉन है इसकी एंडिंग पे फिर एक जो है दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा जिसकी जो है डेंड्राइट्स होंगी, सेल बॉडी होगी और एक्सॉन होगा। इस तरीके से पूरी बॉडी के अंदर ये जो न्यूरॉन्स हैं ये फैले होते हैं और ये इनका काम करता है कि ये इम्पल्स को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने दोबारा से टॉपिक की तरफ जो इसमें आ जाता है जो गेलिया। ठीक है, या ग्लाइल सेल करते हैं। तो इनका काम क्या चीज़ सपोर्ट करते हैं और प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं न्यूरॉन को। ठीक है, अब इनकी टाइप्स होती हैं जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोसाइट्स,
अब ये जो एस्ट्रोसाइट्स न्यूरॉन्स होते हैं, ये ग्लाइल सेल्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और न्यूरिशमेंट जो है प्रोवाइड कर रहे होते हैं न्यूरॉन्स को, ठीक है, यानी इनको न्यूट्रिशन देंगे और सपोर्ट देंगे। फिर उसके बाद आ जाता है जी ओलिगो डेंड्रोसाइट्स आ जाते हैं, जो कि प्रोवाइड करते हैं माइलिन इन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब प्रोड्यूस माइलिन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जो माइलिन होती है स्टूडेंट, ये एक तरह की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है एक्सॉन के इर्द गिर्द, ठीक है। अब ये माइलिन शीट जो है ये प्रोड्यूस करने का काम जो होता है वो किसका होता है, ओलिगो डेंड्रोसाइट्स का होता है। अब माइलिन शीट की वजह से ये होता है कि इम्पल्स जो है वो सेफली ट्रांसमिट हो जाती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ। उसके बाद आ जाता है जी श्वान सेल्स आ जाते हैं, जो कि प्रोड्यूस करते हैं माइलिन इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो है इन्होंने प्रोड्यूस करना है कहाँ पे, सीएनएस के अंदर, जबकि श्वान सेल्स हैं इन्होंने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, यानी हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में नहीं लेकिन बॉडी के अंदर। उसके बाद आ जाता है जी माइक्रोगेलिया आ जाते हैं, जो कि इम्यून डिफेंस है, यानी कि कोई भी इम्यून अटैक है, ठीक है, ये उसमें हेल्प करेंगे। उसके बाद आ जाता है जी एपेंडाइमल सेल्स आ जाते हैं, जो कि प्रोड्यूस करते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, यानी जो हमारी बॉडी के अंदर सीएसएफ फ्लूइड है हमारी ब्रेन के इर्द गिर्द, जो कि एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के तौर पे काम कर रहा होता है, शॉक एब्सॉर्प्टिव होता है, ठीक है, और किसी भी जो है एक्सीडेंटल ट्रॉमा वगैरह से जो है ये बचा रहा होता है, ठीक है। तो ये जो है ये सारे के सारे सपोर्टिंग सेल्स हैं, ठीक है, न्यूरोगेलिया हैं जो कि हेल्प कर रहे होते हैं न्यूरॉन की। उसके बाद आ जाता है जी साइनेप्स। साइनेप्स में कहता है कि ये बेसिकली क्या होता है कि जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स अलाउइंग द सिग्नल ट्रांसमिशन, यानी एक न्यूरॉन और जो दूसरा न्यूरॉन है दोनों के दरमियान में एक छोटा सा गैप होता है, ठीक है स्टूडेंट, उसको गैप को हम क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। अब ये कहते हैं कि जंक्शन है बिटवीन द न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के दरमियान में एक जंक्शन है जो कि अलाउ करता है सिग्नल्स ट्रांसमिशन को। यहाँ से जो है नर्व इम्पल्स जो होती हैं वो ट्रांसमिट हो रही होती हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। कंपोनेंट की बात करते हैं तो इसकी जो है पहले सबसे आ जाता है जी प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, ठीक है, उसके बाद साइनेप्टिक क्लेफ्ट आ जाता है और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन आ जाता है। यानी कि एक न्यूरॉन से जो नर्व इम्पल्स पास हो रही है ना, ठीक है स्टूडेंट, उसकी जो एंडिंग होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, ठीक है, जो कि सेंड करेगी सिग्नल्स को। उसके बाद जो गैप आ जाएगा, यानी कि जहाँ पे पहला न्यूरॉन खत्म हो रहा है और दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है, उसके दरमियान का जो गैप है उसको हम कहेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट, जो होगा गैप बिटवीन द न्यूरॉन्स। उसके बाद आ जाता है जी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, यानी अब अगला जो न्यूरॉन है, ठीक है, उसकी जो मेम्ब्रेन है जिसने रिसीव किया है सिग्नल्स को पहले वाले से, उसकी मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जो है साइनेप्सिस के अंदर आते हैं। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक तो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। फंक्शन ये होता है, ये इंटीग्रेशन करते हैं और प्रोसेस करते हैं इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। इंटीग्रेशन और प्रोसेस का मतलब ये है कि इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना है, ठीक है, उसके बाद उसको प्रोसेस करना है और फिर उसी हिसाब से कमांड देना है बॉडी को, ठीक है, कि ये बॉडी के लिए चीज़ बेनिफिशियल है तो ये काम कर लिया जाए। फिर बाकी बॉडी बॉडी जो होती है वो उसके अकॉर्डिंग जो है फंक्शंस को परफॉर्म करती है। उसके बाद आ जाता है जी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको पीएनएस कहते हैं। अब कहते हैं कि ये जो है इसमें नर्व्स आ जाती हैं जो कि आउटसाइड द सीएनएस होती हैं, ठीक है, सीएनएस के बाहर के जो कंपोनेंट हैं, ठीक है, जिसके अंदर नर्व्स आ जाती हैं वो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद फंक्शन आ जाता है कनेक्ट द सीएनएस टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब इसका काम क्या होता है कि ये सीएनएस को कनेक्ट कर रहा होता है बाकी पूरी बॉडी के साथ, ठीक है, और फैसिलिटेट कर रहा होता है कम्युनिकेशन में, यानी ब्रेन के जो पैगामात हैं उनको ये पास कर रहा होता है बॉडी के दूसरे पार्ट्स के अंदर। अब यहाँ पे जी उसने एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कह रहे हैं कि मेजर डिवीजन ऑफ द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब सेंट्रल और पीएनएस की और सीएनएस की जो है ना डिवीजन यहाँ पे हमें दिखाई हुई है। सबसे पहले जी हमारे पास आ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाता है जी ब्रेन आ जाता है, ठीक है। ब्रेन के अंदर आ जाता है इस टेबल को आप थोड़ा सा ध्यान से स्टूडेंट देख लीजिएगा, है भी इंपॉर्टेंट है और इसको याद कीजिएगा, इसको मस्टली माइंड में रखिएगा। अच्छा जी इसमें आ जाता है जी ब्रेन है, ब्रेन में 4 ब्रेन आ जाता है, ठीक है। ब्रेन को मतलब हम उसके मुख्तलिफ पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं, जैसे एक 4 ब्रेन है जो कि सामने की तरफ होगा, फिर मिड ब्रेन है, फिर हाइंड ब्रेन है, ठीक है। मिड ब्रेन जो कि दरमियान में आएगा और हाइंड ब्रेन जो पीछे वाला होगा, एंड पे होगा, यानी ब्रेन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब 4 ब्रेन जो सामने वाला ब्रेन है, ठीक है, इसमें सेरिब्रम आता है, ठीक है। उसके बाद डाई एनसेफ्लोन आएगा, ठीक है। सेरिब्रम के बाद जो कि बिटवीन द ब्रेन है, यानी कि ब्रेन के दरमियान का एरिया है। उसके बाद मिड ब्रेन आ जाता है, हाइंड ब्रेन आ जाता है, ठीक है। मिड ब्रेन में क्या आता है जी मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है, पोन्स आता है और सेरिबेलम आता है, ठीक है। ये जो है ना ये इतने इतने जो कंपोनेंट हैं ये हमारे पास किस में आते हैं जी, ब्रेन के अंदर आते हैं। 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। 4 ब्रेन के अंदर सेरिब्रम आता है और डाई एनसेफ्लोन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद मिड ब्रेन आता है, मिड ब्रेन के बाद जो है वो हाइंड ब्रेन है जिसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और सेरिब्रम सेरिबेलम है। अब ये जो स्टूडेंट हमारे पास 4 ब्रेन है ये कनेक्टेड
मिड होता जो मिड ब्रेन है, सॉरी हाइंड ब्रेन है, दोनों के को जो कनेक्ट करने वाला होता है ये मिड ब्रेन काम कर रहा होता है। यानी कि मिड ब्रेन एक कम्युनिकेशन है, एक जो है वो चीज़ों को, दो चीज़ों को आपस में जोड़ने का जो है ये काम कर रहा होता है, ठीक है, फोर को और हाइंड ब्रेन को। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड स्टूडेंट अगर हम इसको देखते हैं, इसके डिवीजन देखते हैं, तो सबसे पहले इसके जो सेगमेंट आ जाता है वो एक सर्वाइकल सेगमेंट आ जाता है, ठीक है। अब आप अपनी गर्दन से ऊपर का जो स्टूडेंट एरिया है ना, वो सारा का सारा हमारा जो ब्रेन के अंदर आता है। जो गर्दन जहाँ से स्टार्ट होती है, थोड़ी सी गर्दन से ऊपर ही आप कह लें, हमारे बालों के नीचे एक छोटी सी, अगर आप बैक साइड पे हाथ लगा के देखेंगे सर के पीछे, तो आपको एक जो है वो कैविटी सी जो है ना महसूस होगी, ठीक है। अब वहाँ से हमारी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जैसे ही ये नेक रीजन में आती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं सर्वाइकल। उसके बाद ये नेक रीजन से जैसे हमारी कमर का जो पसलियों वाला एरिया है, ठीक है, उसमें जब आएगी उसको हम कहेंगे थोरैसिक सेगमेंट, ठीक है। उसके बाद जब पसलियों वाला एरिया से नीचे जो है, जो कि जहाँ पे हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, यानी बैक साइड पे अगर उनके देखें, ठीक है, पोस्टीरियरली देखें, तो वो लंबर सेगमेंट बन जाता है, ठीक है। उसके बाद सैक्रल आता है और कॉक्सीजियल आ जाता है, ठीक है, सेगमेंट्स, और ये दोनों के दोनों जो है ना हमारी आप कह लें कि पेल्विस के अंदर जो है ना आते हैं ये वाले सेगमेंट, ठीक है। उसके बाद ठीक है, स्पाइनल को हमने क्या डिवाइड कर दिया, सर्वाइकल। सर्वाइकल यानी जो कि नेक के अंदर होता है। उसके बाद थोरैसिक है जो कि हमारे चेस्ट के एरिया के अंदर होता है। लंबर जो कि हमारी कमर जो होती है, जहाँ पे किडनीज होती हैं, फ्लैंक्स होते हैं, वहाँ पे। उसके बाद सैक्रल और हमारे पास कॉक्सीजियल आता है, ठीक है, जो कि हमारी पेल्विक रीजन के अंदर आते हैं। तो ये था हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में कहता है कि क्रेनियल एंड देयर गैंग्लिया, ठीक है, cranial nerves and their ganglia 12 pair that exert the skull through the foramina, ठीक है। स्कल के अंदर स्टूडेंट एक कैविटी होती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, फोरामिना कहते हैं। उसमें से 12 पेयर जो हैं वो क्रेनियल नर्व्स के अराइज होते हैं, ठीक है, निकलते हैं। और इसी तरीके से स्पाइनल नर्व्स होती हैं, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है ना दो तरह की नर्व्स हैं, एक स्पाइनल है और दूसरी हमारे पास क्रेनियल है। अब जो क्रेनियल है वो कहाँ से निकल रही होती हैं, स्कल के अंदर एक कैविटी जिसको हम फोरामिना कहते हैं, ठीक है, वहाँ से निकलेंगी, और 12 पेयर होते हैं। इसी तरीके से जो स्पाइनल्स होती हैं, ठीक है, ये 31 पेयर होते हैं इसके, ठीक है, दैट एग्जिट द वर्टिब्रल कॉलम थ्रू द इंटरवर्टिब्रल फोरामिना, ठीक है। अब ये जो हमारे पास स्पाइनल और नर्व्स हैं, ठीक है, ये 31 पेयर में होती हैं, ठीक है, और ये वर्टिब्रल कॉलम में से जो है ना निकलती हैं बाहर, ठीक है। और वर्टिब्रल कॉलम में जो है, जो वर्टिब्रल डिस्क होती हैं, उनके दरमियान में गैप होता है जिसको हम फोरामिना कहते हैं। वहाँ से ये जो है नर्व्स जो है वो ओरिजिनेट हो रही हैं, ठीक है। जो ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं उनको क्रेनियल कहते हैं, और वो फोरामिना होती हैं, ठीक है, फोरामिना कैविटी से निकलती हैं। और इसी तरीके से जो स्पाइनल होती हैं वो वर्टिब्रल कॉलम के फोरामिना से निकलती हैं, ठीक है। अब ये जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, इसमें 8 हमारे पास सर्वाइकल होती हैं, 12 हमारे पास थोरैसिक होती हैं, 5 लंबर होती हैं, ठीक है, 5 सैक्रल होती हैं, और एक हमारे पास कॉक्सीजियल नर्व होती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी नर्व्स के ये टेबल आपने पूरा जो है वो अच्छे से याद करना है, ठीक है। अब इन्हीं नर्व्स में स्टूडेंट कुछ जो है हमारे पास सेंसिटिव होती हैं, कुछ जो है वो हमारे पास मोटर होती हैं, और कुछ जो है वो मिक्सड होती हैं, ठीक है। और पूरी बॉडी को ये कम्युनिकेट कर रही होती हैं। उसके बाद कहते हैं कि हेयर आर सम की डिटेल अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब मजीद वो इसके बारे में हमें डिस्कस करने लगा है। ब्रेन है, ब्रेन को कहता है कि हम डिवाइड कर देते हैं, डिवीजन हो जाती हैं इसकी, फोर ब्रेन के अंदर, मिड ब्रेन के अंदर, हाइंड ब्रेन के अंदर, ठीक है। सब डिवीजन ऑफ द ब्रेन, यानी कि ब्रेन की ये आगे फर्दर डिवीजन है, ईच विद स्पेसिफिक फंक्शन, हर एक का अपना सेपरेट फंक्शन होता है, ठीक है। यानी कि जो तीनों पार्ट्स हैं ये पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो बॉडी के अंदर मल्टीपल फंक्शंस हैं, वो सारों के क्या है, सेपरेट फंक्शन है, और वो अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आ जाता है जी ग्रे एंड वाइट मैटर। अब ये ग्रे एंड वाइट मैटर स्टूडेंट बेसिकली ब्रेन के इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, ठीक है। अब ये इनको हम क्या कहते हैं जी, ग्रे और वाइट मैटर कहते हैं। ग्रे मैटर कंटेन न्यूरॉन सेल बॉडीज, ठीक है। ग्रे मैटर के अंदर हमारे पास सेल बॉडीज आ जाती हैं न्यूरॉन की, और जो वाइट मैटर होता है कंसिस्ट ऑफ द माइलिनेटेड नर्व फाइबर। व्हाइट मैटर जो है इसके अंदर जो है वो माइलिनेटेड नर्व्स होती हैं, ठीक है। नर्व्स जो कि कौन सी होंगी, माइलिनेटेड, यानी जिनके इर्द गिर्द माइलिन की शीट जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो फाइबर्स होंगे, ये कहाँ पे होंगे, व्हाइट मैटर के अंदर। जो ग्रे मैटर है इसके अंदर सेल बॉडीज प्रेजेंट होंगी। उसके बाद कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वाइटल फॉर कंप्रीहेंडिंग हाउ द बॉडी परसीव्स प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड जनरेट रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे कहता है कि हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में,
कि कैसे वो जो है हमारी पूरी पूरी बॉडी से परसीव करता है, यानी समझ लेता है, प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उसको इंटरप्रेट करेगा, उसको जो इन्फॉर्मेशन आई है, ठीक है, उसको समझेगा और फिर उसके हिसाब से जो है वो जनरेट करता है रिस्पॉन्स को, ठीक है, टू द इन्वायरमेंट, अपने उस इंडिविजुअल के इन्वायरमेंट में, ठीक है। और वो जो रिस्पॉन्स होता है वो हमेशा जो है बॉडी के हक में होता है, ठीक है, यूजफुल होता है, बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है। तो ये जो काम होता है बॉडी के हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है, फिर उसको सुनता है, समझता है और फिर उसी हिसाब से जो है कमांड देता है। अब स्टूडेंट देखें कि हम एट अ टाइम एक चीज़ देख भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, ठीक है, हम सोच भी रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम एट अ टाइम कर रहे होते हैं और उन सारी चीज़ों को हमारा माइंड एक साथ जो है वो क्या कर रहा होता है, पहले उसको समझता है, इंटरप्रेट करता है, फिर उसके बाद हमें कमांड देता है, ठीक है। इवन जो देखने का स्टूडेंट प्रोसेस है वो भी जो है नॉर्मली अगर हम इसको देखें तो वो पहले हमारा जो चीज़ हम देख रहे होते हैं उसके मतलब इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाती है, हमारा ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है, समझता है और फिर उसका एक स्केच इमेज जो है ना वो हमारी आंखों के सामने बनता है, फिर ही हम चीज़ों को जो है वो देख सकते हैं। कानों जो सुनने का प्रोसेस है वो भी इसी तरीके से है कि साउंड वेव्स जो है वो हमारे कानों में इंटर होती हैं, फिर ब्रेन में जाती हैं, ब्रेन उनको जो है वो उनको जो है वो प्रोसेस करता है और फिर वो हमारी अंडरस्टैंडिंग में आती है। अब ये देखें कि एट अ टाइम जो है हमारे ब्रेन कितने काम कर रहा है और कितने शॉर्ट टाइम में काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या देखिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जो भी वो फंक्शन जनरेट करता है वो क्या होता है कि वो उसके लिए यूज़फुल होता है उसके इन्वायरमेंट में। उसके बाद कहते हैं फंक्शन की बात करते हैं कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉग्निटिव फंक्शन, ठीक है, सोच समझ के लिए जो है ना ये रिस्पॉन्सिबल होता है। सेंसरी प्रोसेसिंग यानी कि जो बॉडी की तरफ से मैसेज आता है उसको उसने प्रोसेस करना होता है, ठीक है, उसको इंटरप्रेट करना होता है। मोटर कंट्रोल, फिर उसी हिसाब से उसने कमांड देना होता है, कमांड दे के मसल्स को, क्योंकि मोटर मैसेज जाता है, ठीक है, तो उनको भी कंट्रोल करना उसके उसी ने करना होता है, ठीक है। एंड द रेगुलेशन ऑफ द इनवॉलेंट्री बॉडी फंक्शन, और बॉडी के अंदर जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं, ठीक है, उनको भी कंट्रोल करना ब्रेन का ही काम है। अब इनवॉलेंट्री फंक्शन स्टूडेंट वो वाले फंक्शन होते हैं जिसको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि हमारे हार्ट की बीटिंग है, हमारे मसल्स की मूवमेंट है, जो स्मूथ मसल्स हैं, हमारे ऑर्गन्स के अंदर के मसल्स हैं, जैसे स्टमक के मसल्स हैं जो है वो मूव करते हैं, ठीक है, उनके अंदर मूवमेंट होती है तो हमारी फूड डाइजेस्ट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। अगर हम चाहें कि हम जो है वो हार्ट को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करवा लें तो ये क्या हमारे अपने बस में नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है इनको भी जो मॉनिटर करना है, इनको भी रेगुलेट करना है, नॉर्मली इनको प्रोसेस करवाना है, ठीक है। तो वो किसका काम होता है जी, हमारे ब्रेन का होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि हेयर आर सम की पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है। अब कह रहे हैं कि कुछ और ब्रेन के पार्ट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें अब सबसे पहले तो हम ब्रेन की जो पहली डिवीजन है फोर ब्रेन, उसको उसका आगे ये एक पार्ट है, ठीक है, सेरिब्रम है, जो कि अब इसका फंक्शन देखेंगे कि रिस्पॉन्सिबल होता है ये फॉर द कॉन्शियस थॉट, ठीक है, यानी कि जो चीज़ें हैं जो हम अपनी पूरे होशो हवास के साथ समझ रहे होते हैं, ठीक है, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। वॉलेंट्री एक्शन यानी कि वो वाले एक्शन जो कि हम अपनी मर्जी से परफॉर्म कर सकते हैं। सेंसरी परसेप्शन, ठीक है, कि बॉडी की तरफ से कोई मैसेज आएगा वो इसने इंटरप्रेट करना है। एंड लैंग्वेज, और जो ज़ुबान है, ठीक है, उसको भी डेवलप करना, उसको समझना, स्पीच में जो है वो सेरिब्रम का रोल होता है, ठीक है। लार्जेस्ट ये पार्ट होता है ब्रेन का। डिवीजन की बात करते हैं तो कंसिस्ट ऑफ द टू हेमिस्फेयर, आगे सेरिब्रम को भी हम डिवाइड कर देते हैं टू हेमिस्फेयर के अंदर। ब्रेन था, ब्रेन को हम लोगों ने क्या किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के अंदर, और फिर फोर ब्रेन को आगे हमने डिवाइड कर दिया सेरिब्रम में, और सेरिब्रम को आगे फिर डिवाइड कर दिया हम लोगों ने टू पार्ट्स के अंदर, जिसको हम हेमिस्फेयर कहते हैं। एक राइट होता है और एक लेफ्ट होता है, ठीक है। अब एक और बात यहाँ पे स्टूडेंट याद रखिएगा कि हमेशा जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है ना, अगर आपने ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा हो तो आपको आइडिया हो जाएगा, और अगर नहीं तो फिर आप वॉलनट की एग्जांपल ले लें। जो हमारे पास अखरोट होता है ना, वो पूरा का पूरा एक ब्रेन की एग्जांपल है। सेम उसी तरह से अल्लाह ताला ने ब्रेन की फॉर्मेशन भी की हुई है कि ब्रेन को उसको वॉलनट को अगर खोल के देखें तो उसकी जो गिरी होती है, ठीक है, उसका जो फ्रूट होता है, दाना होता है, ठीक है, वो दरमियान से होता है, उसके डिवीजन्स होती हैं, ठीक है, एक राइट साइड पे होती है, एक लेफ्ट साइड पे होती है। तो वो यही सेम इसी तरीके से ब्रेन के अंदर भी वो जो दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, हेमिस्फेयर कहते हैं। एक लेफ्ट होती है और एक राइट होता है। अब जो लेफ्ट वाला होता है स्टूडेंट याद रखिएगा, ये बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करेगा, और जो राइट वाला साइड होती है वो बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करती है, ठीक है, अपोजिट साइड्स को ये कंट्रोल करती हैं।
ईच फर्दर डिवाइडेड इनटू द 4 लोब्स, और उसके बाद हर जो दोनों हेमिस्फेयर्स हैं, जो ये राइट और एक लेफ्ट साइड है, राइट और लेफ्ट साइड है, इनको भी हम मज़ीद आगे डिवाइड कर देते हैं 4 पोर्शंस के अंदर। एक आ जाता है जी फ्रंटल, जो कि सामने का होता है, एक पैराइटल होता है जो बिल्कुल आपके सर का ऊपर वाला पोर्शन होता है, टेम्पोरल जो होता है ये कनपट्टियाँ होती हैं, और ऑसिपिटल जो है आपके सर की बैक साइड होती है, जो कि जब आप लेटते हैं तो जो आपके बेड के साथ टच करेगी, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑसिपिटल कहते हैं। उसके बाद आ जाता है जी सेरिबेलम आ जाता है, ठीक है। सेरिबेलम जो है इसका क्या फंक्शन होता है कि ये भी एक बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट जो है ब्रेन का पोर्शन है। ये क्या करता है कि कोऑर्डिनेट करता है वॉलेंट्री मसल्स की मूवमेंट को, बैलेंस और पोस्चर के अंदर जो है इसका रोल होता है, ठीक है। वॉलेंट्री मसल्स की मूवमेंट यानी कि जो मसल्स स्केलेटल मसल्स हैं जिनकी मूवमेंट हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, जैसे बाजू के मसल्स हैं, टांगों के हैं, ठीक है। तो इनको जो है हम अपनी मर्जी से इनकी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये उसमें हेल्प करता है। बैलेंस यानी कि बॉडी की क्या किसी भी पोजीशन में होती है, ठीक है, सम टाइम हम खड़े होते हैं, बैठे होते हैं, ठीक है, लेटे होते हैं, तो ये जो पोजीशन होती है, पोस्चर होता है, उसमें बॉडी क्या करती है, अपना बैलेंस मेंटेन रखती है, ठीक है। तो उसमें जो है इसका रोल होता है सेरिबेलम का। नेक्स्ट आ जाता है जी ब्रेन स्टेम, ठीक है। ब्रेन स्टेम इसके कंपोनेंट में स्टूडेंट आ जाता है हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है, ठीक है। रेगुलेट वाइटल फंक्शन लाइक ब्रीथिंग। अब मेडुला का काम क्या होता है कि ये ब्रीथिंग के अंदर इसका रोल होता है, हार्ट रेट को और ब्लड प्रेशर को ये जो है ना मेंटेन करता होता है। पोन्स की बात करते हैं तो इन्वॉल्व्ड इन स्लीप। स्लीप के अंदर जो इसका रोल होता है रेस्पिरेशन में था और फेशियल मूवमेंट में, ठीक है। हमारी जो फेस की मूवमेंट है, फेस के मसल्स की जो मूवमेंट है, हम एक्सप्रेशन जब देते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, तो मसल साथ साथ मूव करते हैं, ठीक है, उसमें इनका रोल होता है। रेस्पिरेशन में इनका रोल होता है सांस लेने में, और स्लीप के अंदर जो है वो पोन्स इन्वॉल्व होता है। उसके बाद आ जाता है मिड ब्रेन इन्वॉल्व इन द विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। देखने के अमल में और जो सुनने का अमल होता है, ठीक है, उसके अंदर मिड ब्रेन इन्वॉल्व होता है। उसके बाद आ जाता है जी डाई इंसेफ्लोन आ जाता है, ठीक है। डाई इंसेफ्लोन के अंदर जो पोर्शन आ जाते हैं, जो कि हमारे पास फोर ब्रेन का ही ये पोर्शन है, इसमें थैलमस आ जाता है, हाइपोथैलेमस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो थैलमस होता है ये कहता है कि एक्ट एज द रिले स्टेशन फॉर द सेंसरी इन्फॉर्मेशन, की सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो आती है वो कुछ टाइम के लिए स्टे करती है थैलमस के अंदर, तो वो उसको क्या करता है, उसको इंटरप्रेट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको जहाँ पे भेजना होता है, यानी कि बॉडी के किस पोर्शन से आई है और उसको कहाँ पे भेजना है, ठीक है, तो वो फिर थैलमस जो है उसको इस रिले स्टेशन के बाद भेजता है। उसके बाद हाइपोथैलेमस आ जाता है, तो रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। इसका जो इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करता है, हंगर में, ठीक है, थ्रस्ट में, एंड कंट्रोल द एंडोक्राइन सिस्टम। और हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है ग्लैंड का, वो है द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारी ब्रेन के अंदर एक मास्टर ग्लैंड होता है, और ये मटर के दाने के साइज के बराबर होता है, छोटा सा होता है बिल्कुल, लेकिन ये बॉडी के जितने बाकी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद कहता है कि ये थ्रस्ट के अंदर हंगर और बॉडी टेम्परेचर के अंदर जो है ना इसका रोल होता है। उसके बाद हमारी ब्रेन के अंदर स्टूडेंट एक और सिस्टम होता है जिसको हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब लिम्बिक सिस्टम जो होता है स्टूडेंट, इसके भी आगे कंपोनेंट है। ये जो सिस्टम है स्टूडेंट, ये हमारे अंदर मोटिवेशन, इमोशंस को बेसिकली कंट्रोल करता है, ठीक है। तो लिम्बिक सिस्टम में कहता है कि कंपोनेंट इंक्लूड्स द हाइपोकैम्पस, अमिगडाला एंड हाइपोथैलेमस। अब ये जो तीन यहाँ पे इन्होंने ऑर्गन्स के तीन पोर्शंस के जो नेम लिए हैं, ठीक है, ये बेसिकली इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, और इनका काम ही क्या है कि ये हमारे इमोशंस को, मोटिवेशंस को, ठीक है, परसीव कर रहे होते हैं। फंक्शन कहता है कि इन्वॉल्व इन इमोशंस, मेमोरी एंड बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स। कहता है कि इमोशंस के अंदर, ठीक है, हमारी याददाश्त से रिलेटेड जो मामला हैं उनमें, और उसके बाद हमारी बेसिक सर्वाइवल जो ज़रूरियात हैं, ठीक है, जो कि हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए, या ज़िंदगी जिसके साथ हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं, जिन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जिसके बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है, उन चीज़ों को जो है ये कंट्रोल करते हैं। उसके बाद आ जाता है जी बेसल गैंग्लिया, ठीक है। बेसल गैंग्लिया जो होता है बेसिकली एक क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होंगे कि न्यूरॉन्स का क्लस्टर प्रेजेंट होगा, ये कोऑर्डिनेट करता है वॉलेंट्री मूवमेंट्स को एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोसीजरल लर्निंग, ठीक है। यानी लर्निंग के अंदर इनका रोल होता है कि कोई भी चीज़ है उसको हम सीखते हैं, सीखने के मराहल से गुजरते हैं, उसमें इनका रोल है। उसके बाद वॉलेंट्री मूवमेंट जो है, ठीक है, उनको कोऑर्डिनेट करती है। उसके बाद आ जाता है जी रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन के अंदर कहता है कि रेगुलेट अरोसल एंड स्लीप अवेक साइकिल एंड अटेंशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन स्टूडेंट, अब ये वो सिस्टम है जिसके अंदर जो है हम किसी चीज़ के ऊपर तवज्जो देते हैं, हमारे सोने जागने का जो साइकिल होता है, ठीक है, वो, और उसके बाद अरोसल यानी कि हमारे जो जज्बात हैं कभी बहुत ज़्यादा पीक पे चले जाते हैं, कभी डाउन हो जाते हैं, ठीक है, तो ये इन फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम होता है, जो एक पोर्शन होता है ब्रेन को इस सारे सिस्टम्स को, इन सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके लिए वो जो एक पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं, रेटिकुलर
पोर्शन। उसके बाद वेंट्रिकल्स आ जाते हैं। वेंट्रिकल्स में कहते हैं कि वेंट्रिकल्स क्या होते हैं कि ये हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे स्कल के अंदर जो है ना कैविटीज़ होती हैं, ठीक है। फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ विद इन द ब्रेन, ब्रेन के अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ होती हैं। फंक्शन क्या होता है कि ये प्रोड्यूस करते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, यानी कि इनका काम क्या है कि ये सीएसएफ को प्रोड्यूस करेंगे और विच कुशन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग में जो है ना एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पे काम कर रही होती हैं। ये बेसिकली स्टूडेंट 4 कैविटीज़ होती हैं, ठीक है, 4 होती हैं जो कि फ्लूइड के साथ फिल्ड होती हैं, ठीक है, और इन्होंने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करना होता है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में लोकेशन इसकी देखेंगे तो कहती है कि एक्सटेंड फ्रॉम द ब्रेन स्टेम से निकलती है एंड डाउन टू द वर्टिब्रल कॉलम, और पूरे वर्टिब्रल कॉलम में ये जाती है। फंक्शन इसका क्या है कि एक्ट एज द कम्युनिकेशन पाथवे बिटवीन द ब्रेन एंड द पेरिफेरल नर्व्स। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये भी एक पाथवे के तौर पर काम कर रही होती है ब्रेन के दरमियान में और हमारे जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं उनके दरमियान में, ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द बॉडी, और ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती होती हैं बॉडी की तरफ भी और बॉडी से ब्रेन की तरफ भी, ठीक है। तो ये इनका काम होता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम डायग्राम देखें स्टूडेंट, पूरे हमारे ब्रेन की डायग्राम दिखाई हुई है। ये पहला वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जो कि ये एक देखें वॉलनट लाइक हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फोर ब्रेन होता है, ठीक है। फोर ब्रेन की बेस में जो है ना वो हमारा मिड ब्रेन होता है, ठीक है। मिड ब्रेन के नीचे जो है ना वो हाइंड ब्रेन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं जी, हाइंड ब्रेन को पोन्स मेडुला ऑब्लोंगेटा इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है जी स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है, ठीक है, जो कि हमारे जो है आप कह लें कि स्कल से निकल के हमारे ब्रेन से निकल के जो है पूरी वर्टिब्रल कॉलम में रन करती है, ठीक है। तो आगे इसकी भी हमने देखा था डिवीजन्स थी, जो कि सर्वाइकल एरिया में आती है, ठीक है, उसको हम सर्वाइकल कहते हैं। फिर जो थोरेसिक में आती है, फिर लंबर में आती है सैक्रल और कॉक्सिजियल, ठीक है, जो कि हमारी पेल्विक रीजन में आ जाती हैं। फिर उसके बाद ये यहाँ पे जो है स्टूडेंट हमें कुछ प्लेक्सेस दिखाए हुए हैं, ठीक है। प्लेक्सेस क्या होते हैं स्टूडेंट, ये नर्व्स की ओरिजिनेशन के पॉइंट होते हैं, ये वाला और एक ये वाला, ये दो मेजर प्लेक्सिस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। एक ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है और एक हमारे पास सैक्रल प्लेक्सिस होता है। यानी ब्रेकियल प्लेक्सिस में ये वाला जो पॉइंट है जो कि सर्वाइकल रीजन के अंदर है, ठीक है, यहाँ से जो है क्या होगा कि मल्टीपल ब्रांचेस निकलती हैं नर्व्स की। इसी तरीके से सैक्रल रीजन से भी निकलती हैं, जाके पूरी बॉडी को इनर्वेट कर रही होती हैं। उसके बाद आ जाता है जी मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या होते हैं स्टूडेंट, ये हमारे ब्रेन की जो है प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, 3 नंबर्स होती हैं ये, ठीक है। ड्यूरा मैटर इसको हम कहते हैं, ऑर्किनाइट कहते हैं और पाया मैटर कहते हैं, ये 3 जो लेयर्स हैं, ठीक है। ड्यूरा मैटर, ऑर्किनाइड और पाया मैटर सराउंड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड की सराउंडिंग में प्रेजेंट होती हैं। 3 लेयर्स होती हैं, प्रोटेक्शन का काम होता है। उसके बाद सीएसएफ आ जाता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, एक्ट एज द कुशन प्रोवाइडिंग द बाउनेसी एंड प्रोटेक्टिंग द सीएनएस फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, ठीक है। कि इनका काम क्या होता है कि ये ऐसा जो है कुशन के तौर पे काम कर रही होती हैं, शॉक एब्जॉर्बिव होती हैं, शॉक को एब्जॉर्ब करेंगी, कोई भी झटका लगेगा उसको। उसके बाद कहते हैं कि ये जो किसी भी किस्म की मैकेनिकल इंजरी होती है प्रेशर की वजह से, ठीक है, एक्सीडेंट की वजह से, उससे जो है ये प्रिवेंट करने की कोशिश करती हैं। उसके बाद आ जाता है जी ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। बैरियर का मतलब क्या होता है कि ये एक रुकावट होती है, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि अलाउ करेगा कुछ चीज़ों को कि वो ब्रेन के अंदर इंटर हो जाए और कुछ चीज़ों को ये अवॉइड करवाएगा। फंक्शन इसका क्या होता है कि प्रोटेक्ट द ब्रेन, ब्रेन को ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल सब्सटेंसेस by regulating the passage of molecule between the blood stream and brain tissues। अब ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो है बेसिकली क्या कर रहा होता है कि मॉलिक्यूल की जो पैसेज है, मॉलिक्यूल का जो रास्ता है, ठीक है, उसमें एक रुकावट के तौर पे काम कर रहा होता है। वो मॉलिक्यूल्स जो कि ब्रेन में इंटर होने की हो रहे होते हैं, ठीक है, ब्लड के थ्रू। तो जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनको तो हमारा ब्रेन जो है वो अलाउ कर देता है कि वो ब्रेन के अंदर इंटर हो जाए, लेकिन जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती उनको जो है हमारा ब्रेन बैरियर जो है वो रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद आ जाता है जी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ जाता है, जिसको पीएनएस भी कहते हैं। इज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये सीएनएस के आउटसाइड का सिस्टम होता है, जिसके अंदर नर्व्स आ जाते हैं और गैंग्लिया आ जाता है, कंप्राइजिंग द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। कि सीएनएस जिसके अंदर हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। इसके अलावा जो है जो बाहर का सिस्टम है, ठीक है, ब्रेन से बाहर का जो सिस्टम है जिसके अंदर नर्व्स और गैंग्लिया है, वो हमारे पास पीएनएस के अंदर आते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 मेन कंपोनेंट, ठीक है। पीएनएस को आगे फर्दर डिवाइड कर देते हैं हम लोग 2 कंपोनेंट में। एक तो हमारे पास सोमैटिक आ जाता है और दूसरा हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आ जाता है, ठीक है। एक हमारे पास सोमैटिक और दूसरा ऑटोनॉमिक। अब सोमैटिक को देखते हैं, ठीक है। सोमैटिक में वॉलेंट्री कंट्रोल आ जाता है, ठीक है। वॉलेंट्री कंट्रोल का मतलब है कि द सीएनएस कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट एंड सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो 2 इसके चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हैं, एक तो वॉलेंट्री मूवमेंट को, दूसरा सेंसरी इन्फॉर्मेशन को उसने परसीव करना है। इट कंसिस्ट ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स इनको हम
एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं, ठीक है, जो कि ट्रांसमिट करते हैं इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम द सेंसरी रिसेप्टर टू द सीएनएस एंड मोटर न्यूरॉन्स, जिनको हम इफरेंट भी कहते हैं, दैट कन्वे सिग्नल फ्रॉम द सीएनएस टू द स्केलेटल मसल्स। तो वही बात मैं जो पहले आपको बताई थी वही यहाँ पे कर रहा है कि जो हमारे बॉडी के सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, जिनको हम एफरेंट भी कहते हैं, ठीक है, वो न्यूरॉन क्या करेंगे, मैसेज को ट्रांसमिट करेंगे स्किन के ऊपर मौजूद रिसेप्टर्स के जरिए, ठीक है, वो आगे ये जो न्यूरॉन है ये इम्पल्स को कहाँ पे भेजेंगे, सीएनएस को। सीएनएस इम्पल्स का जो भी पैगाम होगा, जो ऑर्डर होगा, उसके हिसाब से वो देंगे मोटर न्यूरॉन्स को, और मोटर न्यूरॉन्स की मैसेज लेके सीएनएस से मसल्स की तरफ आ जाएंगे और उनसे एक्शन परफॉर्म करवाएंगे। उसके बाद आ जाता है जी रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क का मतलब ये है कि क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई आर मेडिएटेड बाय द रिफ्लेक्स आर्क विद इन द एसएनएस, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि रिफ्लेक्स आर्क क्या है, एक क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि जैसे बाय द वे हमारा हाथ लगता है किसी गर्म चीज़ को, तो हम फ़ौरन से बगैर सोचे समझे जो है वो हाथ को साइड पे कर लेते हैं, हम सोचते भी नहीं है लेकिन हम पीछे कर लेते हैं। तो इस तरह का जो क्विक रिस्पॉन्स है, जिसमें हमें समझने का भी टाइम नहीं मिलता और हमारा ब्रेन ऑर्डर दे देता है कि आप इसको बस साइड पे कर दो, ठीक है, डायरेक्ट मैसेज आता है हमारे हाथ को, तो वो हाथ की मूवमेंट जो होती है वो हो जाती है। तो इस तरह का जो क्विक मैसेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, ठीक है। क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई, एक स्टिमुलाई के रिजल्ट में ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। स्टिमुलाई का मतलब ये है कि कोई भी मैसेज, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि वजह बनती है ब्रेन की तरफ मैसेज भेजने की, आर मीडिएटेड बाय द रिफ्लेक्स आर्क्स विद इन द एसएनएस, ठीक है। तो जो क्विक रिस्पॉन्स होते हैं उनको जो है हम एसएनएस के अंदर जो है रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू जो है वो मीडिएट कर रहे होते हैं, उनको ऑपरेट कर रहे होते हैं। दीज रिफ्लेक्सेस ऑफन बाईपास द ब्रेन, कहते हैं कि ये रिफ्लेक्सेस अक्सर औकात जो है वो ब्रेन में से बाईपास हो जाते हैं, एंड इन्वॉल्विंग द डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, कि ब्रेन को जो है वो बाईपास कर जाते हैं, ब्रेन से गुजर जाते हैं और डायरेक्ट आपस में कम्युनिकेशन कर लेते हैं कि सेंसरी जो है वो मैसेज पकड़ा और ब्रेन के पास गया, ब्रेन ने उसको इंटरप्रेट किए बगैर ही जो है मैसेज हमारे मोटर न्यूरॉन की तरफ चला गया और मोटर न्यूरॉन ने जाके एक्शन परफॉर्म कर दिया। उसके बाद आ जाता है जी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आ जाता है, ठीक है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो है ये इनवॉलेंट्री जो फंक्शंस है वो इनमें इनका रोल होता है, ठीक है। ये रेगुलेट करता है जी इनवॉलेंट्री बॉडी एक्शंस, ठीक है, मेंटेनिंग द इंटरनल बैलेंस, बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसको मेंटेन करता है, और इसके अलावा जो स्ट्रेस होती है, ठीक है, उसके खिलाफ जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू द सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक ब्रांचेस, ठीक है। एएनएस को आगे हम डिवाइड कर देते हैं दो ब्रांचेस के अंदर, ठीक है, एक सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। अब सिंपैथेटिक की बात करते हैं जिसको हम एसएनएस भी कहते हैं, ठीक है, एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज, ठीक है, कहते हैं कि ये एक्टिवेट हो जाता है फाइट और फ्लाइट, यानी कि जो एमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर जो है या तो आपको कुछ ना कुछ मतलब जो है वो एक्शन परफॉर्म करना होता है, ठीक है। तो इमरजेंसी कंडीशन में एक्टिवेट होगा जो कि रिस्पॉन्स करता है द एसएनएस प्रिपेयर द बॉडी फॉर द क्विक एंड इंटेंस एक्शन, ठीक है। ये बॉडी को ये जो सिस्टम है प्रिपेयर करेगा क्विक और इंटेंस यानी फॉरन एक्शन के लिए, ठीक है। ये हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा, एयरवे को डायलेट कर देगा एंड रीडायरेक्ट ब्लड फ्लो टू द मसल्स, और जो हमारे मसल्स होते हैं उनको जो है ना ब्लड फ्लो भर जाता है। अब जैसे स्टूडेंट कहीं पे लड़ाई होती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में लड़ाई की कंडीशन में क्या होता है कि हार्ट रेट बढ़ जाता है, जो हमारी सांस लेने की रफ्तार है वो बढ़ जाती है, हमारे मसल्स जो हैं उनको ब्लड की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से वो गर्म हो जाते हैं, ठीक है। इन्हेंसिंग ओवरऑल अलर्टनेस एंड फिजिकल परफॉर्मेंस, तो हम क्या होता है कि मतलब हाँ हर तरह के लिए जो है वो फिजिकली तौर पे तैयार रहते हैं, ठीक है, अलर्ट हो जाते हैं। तो ये जो सारा प्रोसीजर होता है ये किसकी वजह से हो रहा होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। उसके बाद आ जाता है जी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब ये सारा जो मामला हो गया है, ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट का, उसके बाद बॉडी को जो कूल डाउन करना है या नॉर्मल कंडीशन है उसके अंदर जो है ना पीएनएस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्ट एंड डाइजेस्ट, ठीक है। यानी इसको जैसे वो फाइट एंड फ्लाइट है, ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट यानी आराम की हालत में या खुराक को जब हजम करना है, खा लिया पी लिया, ठीक है, मतलब इस कंडीशन में ये एक्टिवेट होता है। द पीएनएस प्रमोट रिलैक्सेशन, रिलैक्स करेगा बॉडी को, एंड रिकवरी और रिकवर करवा रहा होता है, सेहतयाबी की तरफ लेके जाता है। ये हार्ट रेट को क्या करता है, स्लो करता है, स्टिमुलेट करता है डाइजेशन को एंड कंजर्व्स एनर्जी, और एनर्जी ये बचाता है, ठीक है। इसके अंदर जो एनर्जी यूज होती है ना एसएनएस के अंदर, लेकिन ये एनर्जी को क्या करेगा, कंजर्व करेगा, उसको बचाएगा।
उसके बाद आ जाता है जी न्यूरॉन्स एंड गैंग्लिया आ जाते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स के अंदर अब ये बात भी पहले हो चुकी हुई है, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन आते हैं, वो वाले न्यूरॉन जो कि मैसेज को क्या करते हैं जी, ऑर्गन से लेके जाते हैं सीएनएस की तरफ और प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल इन्वायरमेंट। अब इनका काम क्या होता है कि सेंसरी न्यूरॉन का कि ये हमारे जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है या जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उनके मतलब ब्रेन को मैसेज देते हैं। मोटर न्यूरॉन्स जो थे ये क्या करते हैं कि ये ब्रेन को जो मैसेज आया सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन ने उसको इंटरप्रेट किया, उसके बाद जो कमांड दी है, ठीक है, वो किसके थ्रू जाती है जी, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जाती है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो है आके कहाँ पे एक्ट करेगी, मसल्स के ऊपर करेगी, ग्लैंड्स के ऊपर करेगी एंड एग्जीक्यूटिंग रिस्पॉन्सेज, और उसी हिसाब से ये रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करवाती है। इंटर न्यूरॉन्स है, ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास एक सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान में जो है वो एक कनेक्शन है, ठीक है। गैंग्लिया आ जाते हैं जिसको हम क्लस्टर ऑफ सेल नर्व सेल्स बॉडीज भी कहते हैं आउटसाइड द ब्रेन, ब्रेन के बाहर जो सेल बॉडीज होती हैं न्यूरॉन्स की, ठीक है, उनका जो क्लस्टर होता है उसको गैंग्लिया कहते हैं। इन पीएनएस गैंग्लिया सर्व एज अ रिले पॉइंट, ठीक है, फॉर ट्रांसमिटिंग द सिग्नल्स बिटवीन द न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये एक रिले पॉइंट के तौर पे काम कर रहा होता है जो कि सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहा होता है न्यूरॉन्स के दरमियान में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी पेरिफेरल नर्व्स आ जाती हैं, ठीक है। पेरिफेरल नर्व्स के तरीके कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ एक्सॉन्स, ठीक है। पेरिफेरल नर्व्स के अंदर जो मेन चीज़ आती है, एक तो हमारे पास एक्सॉन्स आ जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज आ जाती हैं, ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, ठीक है। दे कैन बी सेंसरी भी हो सकती हैं, मोटर भी हो सकती हैं, मिक्स्ड भी हो सकती हैं, कंटेनिंग बोथ सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स। इनके अंदर सेंसरी भी फाइबर्स होते हैं और मोटर भी होते हैं मिक्स्ड के अंदर, ठीक है। यानी सेंसरी के तौर पर भी काम करती हैं और मोटर के तौर पे भी काम करती हैं, ठीक है। अब ये जो पेरिफेरल नर्व्स है ना, ये क्या होते हैं, यहाँ पे बंडल ऑफ एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर मोस्टली। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, कहाँ पे ये इनर्वेशन दे रही होती हैं, कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर और ब्लड वेसल्स के अंदर। उसके बाद क्रेनियल नर्व्स आ जाती हैं, ठीक है। अराइज फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से ये निकलती हैं एंड प्राइमरली सर्व्स द हेड एंड नेक रीजन, ठीक है। ये हेड और नेक रीजन को इनर्वेट कर रही होती हैं, यानी ब्रेन से इनकी डायरेक्ट जो है वो राइज होता है इनका। उसके बाद स्पाइनल नर्व्स आती हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से इमर्ज होंगी एंड नेम्ड बेस्ड ऑन देयर स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड का जो सेगमेंट हो गया यानी जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड लाई कर रही होती है उसी हिसाब से हम इसको जो है ना नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। जैसे अगर सर्वाइकल रीजन से कर रही है तो सर्वाइकल कहते हैं, अगर लंबर से करती है लंबर है, और अगर थोरेसिक से कर रही है तो फिर थोरेसिक कहते हैं। दे इनर्वेट द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और ये पूरी बॉडी को जो है वो इनर्वेट कर रही होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। और आगे यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। स्पाइनल नर्व्स के नेम आपने पढ़ लिए थे और ये आज हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे से याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लॉन्ग